तो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के करोल बाग की आपको खबर बता दें। दिल्ली के करोल बाग में 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते ढह गई। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इमारत में हादसे के वक्त 12 लोग मौजूद थे, जिनको रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसे पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने बताया कि ये एक पुरानी इमारत थी जो बारिश की वजह से गिर गई। डीसीपी हर्षवर्धन ने मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई है। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। बचाव अभियान के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थानीय पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के करोल बाग की, जहां पर मलबे में कुछ लोग फंस गए और देखते ही देखिए किस तरह से जो पूरी इमारत थी वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अभी तक करीब हमने 15 को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी ऑपरेशन जारी है अभी हमारा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये करीब 4 मंजिल थी और 5th पे भी एक रूम बना हुआ था। अभी एग्जैक्टली हम कंफर्मेशन थोड़ा ऑपरेशन के बाद ही दे पाएंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक और अभी रेस्क्यू करेंगे। अभी ऑफिशियली एक जो है रिपोर्टेड है। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बाद में जैसे जैसे पूछताछ करेंगे तभी पता लगेगा। लीगल एक्शन अभी तक कोई इनिशिएट हुआ है सर? एज पर लॉ लीगल एक्शन लेंगे। पहले हमारे आने से पहले 5 लोग जो है उनको शिफ्ट किया जा चुका था। फिर दिल्ली फायर सर्विस के जो ऑफिशियल हैं अच्छे ढंग से काम किया, क्योंकि मलबा ज़्यादा गिर गया था, संकरी गलियां पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। अब 7 लोग और निकाल के हम लोग हॉस्पिटल भेज चुके हैं। अभी एक किसी का कह रहे हैं कि एक और हो सकता है कैजुअलिटी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम नाम से है, देख रहे हैं उसको कि कैजुअलिटी वो अगर मिलती है तो उसके बारे में बताते हैं। देखिए ऐसा कि जब बिल्डिंग गिरी तो इसमें काम चल रहा था और उस समय पहले ये बताया गया कि 15 से 16 लोग इसमें हो सकते हैं। एज सच अभी जो है 12 लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है और बाकी तलाश जारी है। एक के बारे में अभी कंफर्म लोग बोल रहे हैं कि वो हो सकता है, बाकी हो सकता है कैजुअलिटी और भी हो। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राय करोल बाग से लाइव है। पंकज, ताजा तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं मौके पर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब तक जो है टोटल 15 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर मौके पर एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और उनके साथ साथ दमकल विभाग की टीम मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौके पर यहाँ एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। इसी एम्बुलेंस के जरिए से जो भी इस मलबे से निकल रहा है उसको यहाँ पर इस एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जो कि जानकारी जो मिली है कि आरएमएल अस्पताल में लगभग 10 से 11 लोगों को और एलएनजेपी अस्पताल में कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी मौके पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी के साथ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनके और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अभी भी एक जो जानकारी मिली कि एक व्यक्ति अभी और भी फंसे होने की आशंका है उसके अंदर, जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि जब हादसा हुआ, जिस वक्त बिल्डिंग गिरी, उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, अंधेरा सा हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि किस तरह से ये माहौल हुआ। फिलहाल आपको बताएं कि जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि हम उस समय अपने घर में थे और हमें लगा कि भूकंप आ गया। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको अनेक अपनी अपनी बातें बता रहे हैं और समस्या, क्योंकि जिस हिसाब से इस बिल्डिंग में इतने दिनों से इस तरह का काम चल रहा है, यहाँ इस पे कई लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी खुद मौके पर सांसद चंदौलिया जी पहुंचे थे, वो भी निरीक्षण किए। वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने मांग किया कि मैं दिल्ली की मेयर, एमसीडी की मेयर, उनसे मांग करूंगा कि इस तरह की चीजों पर ध्यान दें। तो ये तमाम चीजें हैं। यहाँ पर अब नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल आपको बताएं कि यहाँ जिस तरह से परिवार के लोग परेशान हैं, एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनका भाई भी दबा हुआ है, उनसे हमने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10:30 बजे जैसे सूचना मिली मौके पर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद जब से अभी तक मेरे भाई की तलाश जारी है। अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अभी है मौके पर। यहाँ जिस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में और इस तरह की बिल्डिंग जो कि इतना वो इलाका है, इतनी संकट है, जहाँ इस तरह का ऑपरेशन के लिए कितनी दिक्कत आ रही है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे दमकल की टीम हो, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, इनको अंदर सकरी गलियां होने की वजह से कहीं सक्सेसफुल करने में हो रही है। लेकिन उसके जिस तरह से यहाँ पर तीनों टीम मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर रही है,
तो करोल बाग की ये पूरी खबर, जहां पर एक इमारत भरभरा कर गिर गई और कहा जा रहा है कि ये इमारत तो बहुत पुरानी थी और बारिश की वजह से लगातार, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये इमारत जो है गिर गई। 3 मंजिला ये इमारत है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीएम पद से इस्तीफे के बाद अब अरविंद केजरीवाल सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। कुछ हफ्ते में अपना सरकारी आवास भी खाली करेंगे। सांसद संजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को छोड़ेंगे, साथ ही सरकारी आवास को भी खाली करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहुत सी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा कि वो सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला कराए, शारीरिक चोट पहुंचाई। हम उनके परिवार को लेकर चिंतित हैं। और अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का फैसला लिया है। कुछ ही हफ्ते में अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास भी खाली करेंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता नवीन निशांत ने सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अगले कुछ हफ्तों में जो तमाम सरकारी सुख सुविधा एज ए मुख्यमंत्री उन्हें मिलती थी उसे छोड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। सर, कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने और अब खबर आ रही है कि अगले कुछ हफ्तों में वो सरकारी सुख सुविधा सब कुछ छोड़ने वाले। देखिए, हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो पद से हटने के बावजूद सुविधाओं से चिपके रहते हैं, उसी तरह से जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका हो। लेकिन केजरीवाल जी एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया तो फैसला किया कि हम अपने सारी सुविधाओं को त्याग करेंगे और मुख्यमंत्री आवास अगले कुछ हफ्तों में अरविंद केजरीवाल जी छोड़ देंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदारी का प्रमाण पत्र देके अपने बेटे, अपने लाल को फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी यहाँ सारी सुविधाओं को ख़त्म करना चाहती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये सब बंद करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली के लोग अपनी उन सुविधाओं को जारी रखने के लिए अपने बेटे की ईमानदारी की राजनीति के ऊपर मुहर लगाने का काम करेंगे। सर, बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, तो राष्ट्रीय संयोजक को आमतौर पर दिल्ली में एक सरकारी मकान मिलता है, तो ऐसे मन में कुछ बात हुई है? के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निश्चित रूप से मकान मिलता है, लेकिन उसके बारे में विचार कर रहे हैं हम लोग। अगर कुछ उस संबंध में फैसला होगा तो आपको बताएंगे। सर, कल जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आतिशी का नाम विधायक दल की बैठक में चुना गया, उसके बाद से बीजेपी कह रही है कि ये बस एक दिखावा है, ढोंग है। अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ना था तो जेल जाते समय छोड़ देते हैं। तो जेल जाते समय छोड़ देते तो दिल्ली की सरकार गिरा देते हैं लोग, विधायकों की तोड़फोड़ करते। और यही काम स्टालिन के साथ करते, विजयन के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते, रेवंत रेड्डी के साथ करते, सिद्धारमैया के साथ करते, तो विपक्ष की सारी सरकारें ख़त्म कर देते। 2 FIR लिख के किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दो और उसका इस्तीफा ले लो, पार्टी तोड़ दो, पार्टी ख़त्म कर दो। यही होता देश भर में। सर, एक और भी सवाल है कि आतिशी अब मुख्यमंत्री पद संभाल लेंगी, कुछ दिनों में उनका शपथ हो जाएगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया क्या करेंगे? क्या हरियाणा भी जाएंगे, संगठन के काम को भी देखेंगे और जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाके अपना। कब तक नए घर में शिफ्ट होंगे आप लोग? क्या घर वर देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ज़रूरतें अब बड़ी हो गई हैं? जैसे ही फैसला होगा इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। बिल्कुल। तो अपने कैमरा सहयोगी अनूप के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 गारंटी का वादा है। हमारे 7 वादे, पक्के इरादे, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे, सरकार बनने पर 25 लाख तक मुफ्त इलाज कराएंगे, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 2 लाख खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी।
ये कांग्रेस की गारंटी। ये 7 गारंटियां जो उन्होंने दी हैं अपने मैनिफेस्टो में, ये आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की ये जो 7 गारंटी है, उसका वादा, हमारे 7 वादे पक्के इरादे, पंचलाइन कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे, पहला वादा। सरकार बनने पर 25 लाख तक मुफ्त इलाज। दूसरा, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2000 प्रति माह दिया जाएगा। 2 लाख खाली पदों पर भर्ती भी की जाएगी। और अब रुख बिहार का कर लेते हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीनों को कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े घोटाले मामले में तलब किया है। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को भी तलब किया गया है। कोर्ट ने सभी को 7 अक्टूबर तक पेश होने के लिए कहा है। बता दें, ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से 4 की पहले ही मौत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को समन मिलने के बाद सियासत तक गर्मा गई है। जहां आरजेडी हमलावर हो गई है, तो वहीं जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरोप यह है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया, जहां कई लोगों को, रेलवे के विभिन्न लोगों को ग्रुप डी के पदों पर नौकरियां दी गई। बदले में इन लोगों ने अपने जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों और संबंधित कंपनी एके इंफोसिस्टम के नाम कर दी थी। और वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की। देश में आज के दिन जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन मौजूद है। शहनवाज जी, आज जम्मू में चुनाव उत्साह कैसा दिखता है? देखिए, नतीजे चुनाव के बाद में आएंगे, लेकिन जमहूरियत की जीत तो आज ही हो गई। जिस तरह धारा 370 हटने के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है और जमहूरियत को ज़िंदा किया है। पहले जम्मू कश्मीर में मैं पिछले 25 साल से चुनाव देख रहा हूँ, जाता भी रहा हूँ। 5% 8% वोटिंग होती थी, मुश्किल से लोग वोट डालने आते थे। आज लंबी लंबी कतारें हैं, जमहूरियत जीत रही है और हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग डेवलपमेंट के लिए वोट करें। विपक्ष कह रहा है कि इस बार स्थिति बहुत खराब होगी बीजेपी की। इन लोगों ने जो हटाया है 370, उसके बाद से लोग इनसे नाराज हैं, वहाँ नाखुश हैं। और जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं पिछले दिनों घटी है, कई सैनिक अगर नाराज होते तो इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने लोग आते। वो आपके वोटर हैं? नहीं, वो देश के वोटर हैं। मतलब आपको वोट कर रहे हैं? अब वोट तो किसको कर रहे हैं, वो हमें तो फ़ोन किया नहीं उन्होंने, लेकिन देश के लिए वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए वोट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर विपक्ष का उत्साह। इंडी गठबंधन करिए, देखिए केजरीवाल निकले, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने इस्तीफा दिया नहीं है, देना पड़ा है। न मुख्यमंत्री के ऑफिस जा सकते, न फाइल पे साइन कर सकते, तो मुख्यमंत्री रह के क्या करते। उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।